क्या आप भी जीआईएमएस स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो? मैं आज आपको बताने वाला हूं बिल्कुल जीरो लेवल से कि आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कब-कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, जो एमसीक्यूज है वो कैसे सोल्व करने हैं, सॉल्यूशंस को कैसे। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे पढ़ना तो है पर स्टार्ट कहां से करूं? अब उनके पास में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है? फाइनेंशियल लिमिट्स है। आजकल जो कोचिंग वाले हैं क्या कर रहे हैं 25,000 से लेकर 50,000 तक उन्होंने फीस कर रखी है। तो फाइनेंशियल लिमिट्स होती है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो का मतलब नॉलेज आपकी जीरो नहीं है। जीरो का मतलब क्या है? आपका डायरेक्शन जीरो है। आप सही दिशा में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले 3 मंथ का एक प्लान बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे और फिर उसको रेगुलेट करेंगे। ऐसे नहीं कि प्लान बना दिया फिर छोड़ के चले गए। क्या मतलब है फिर? ना पढ़ने का मतलब है ना वीडियो देखने का मतलब इसको। अब बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी बुक उठाऊं, तो ये जवाब है तुम्हारा। क्या जवाब है? सबसे पहले उठाओ तुम हाउ टू स्टडी एनी नर्सिंग टॉपिक। आपने बुक उठा ली, अब आप उसकी स्टडी कैसे करने वाले हो? बारीक चीजें आप समझते जाना, लिखते जाना। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो नोट्स बनाना ही नहीं जानते अभी। नोट्स किसे कहते हैं वो ही नहीं जानते, बेसिक से नहीं समझते उसके। तो हम नोट कैसे बनाते हैं मैं इस पूरे ड्यूरेशन में आपको बताने वाला हूं। डिटेल आप जब पढ़ोगे समझोगे तब आपको पता होना चाहिए। आप नोट्स को बार-बार एक-एक 2 महीने में रिवाइज करते रहो, कभी नहीं भूलोगे। एग्जांपल एक फार्मा का नोट्स का हम बात करते हैं और इंजेक्शन का नाम लेते हैं यहाँ पे पूरे से माइक। मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रेटजी, आपको क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं आगे जाके। हमने नोट्स बना लिए, हमने पढ़ाई कर लिया, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन सोल्व करने पे। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या बनाना है? रॉन्ग एमसीक्यू नोटबुक ले लेना, आज ही खरीद लेना और बनाना जरूर, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। वरना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 100 पोस्ट हैं, 50,000 लोग 20,000 लोग एग्जाम देते हैं। मॉक टेस्ट ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। मॉक टेस्ट का इंपोर्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपका 90 मिनट का मॉक टेस्ट था और सर ने बोला था मॉक टेस्ट देना है, मैंने इसको 20 मिनट में खत्म कर दिया, पता नहीं मेरे 25 गलत हुए थे, जा रहे हो और सिली मिस्टेक बार बार करते जा रहे हो। अगर ये तुम्हारा बढ़ता हुआ जाएगा, तुम्हारा जिंदगी में कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। इसको फॉलो करना, वीकली देखना तुम्हारी ये सब चीजें। जीरो जीरो वाले क्या करेंगे? एक सोर्स रखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और स्मार्ट नोट्स बनाएंगे उसके। एमसीक्यूज में आपको क्या करना है? स्मार्ट सॉल्यूशंस देखने हैं, रॉन्ग बुक बनानी है और रिवीजन का पास में कमेंट में लिखोगे सर मुझे नोट्स ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा अपने को उस नोट से भी अपने नोट्स निकालने हैं। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये कंसेप्ट। और अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं कहां से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है इसका, तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं बिल्कुल जीरो लेवल से कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, जो एमसीक्यूज है वो कैसे सोल्व करने हैं, सॉल्यूशंस को कैसे देखना है। ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। तो जो बच्चे वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं वो अभी चले जाएं, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। डिटेल से मैं एक एक चीज बताऊंगा जो मैं करता था और मैंने सिलेक्शन लिया, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल बने रहना, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। नहीं बैठ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, वीडियो छोड़ के चले जाओ। पूरी ईमानदारी के साथ में वीडियो को देखना और उसको फॉलो करना, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा रोड मैप रहने वाला है उसको कैसे फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले स्टडी प्लान बनाएंगे, फिर नोट्स के बारे में जानकारी लेंगे, फिर एमसीक्यूज के बारे में जानकारी लेंगे, फिर एनालिसिस के बारे में जानकारी लेंगे, फिर फुल मॉक टेस्ट कैसे देना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एक एक चीज को मैं यहाँ पे आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। तो पीएनसी का एक ही मोटो रहता है कि रिवीजन, जो रिसोर्सेज है उनको कम करो और रिवीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दो। कैसे, सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हम आपके प्रिपरेशन पार्टनर बनेंगे, हमारी कोई कोचिंग नहीं है, बस आप लोगों के लिए हेल्प है कि जो हमने किया है, हमारे से जो गलतियां हुई थी, आप लोग कम से कम उनको नहीं करो। फॉलो करोगे तो पास होगे, वरना के लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखते रहो। चलो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट का, वो क्या होता है वो देखते हैं एक बार। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे पढ़ना तो है पर स्टार्ट कहाँ से करूं। अब उनके पास में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 8 से 12 घंटे की उनकी ड्यूटी शिफ्ट हो जाती है। दूसरा, उनके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं कि 10 टीचरों की वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम पे 10 पीडीएफ सेव कर रखे हैं, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो। थर्ड, डर लगता है उनको कि सर फार्मा तो आती नहीं है, सर मैथ तो आती नहीं है, सर इंग्लिश तो आती नहीं है, सर मेडिकल सर्जिकल टफ लगती है, सर रिसर्च तो पता ही नहीं है। ये हो सकता है। तीसरा चौथा पॉइंट है यहाँ पे गैप। सर हमें तो पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, हम तो अब बुढ़े होने वाले हैं, 35-40 साल की एज हो गई। अभी सब जवान है, जो पढ़ रहा है, जो पढ़ना चाहता है वो सब जवान है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप पढ़ सकते हो। तो ये भी क्लियर। लाइफ, फैमिली का प्रेशर होता है, बच्चे हो गए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल लिमिट्स है। आजकल जो कोचिंग वाले हैं क्या कर रहे हैं, 25,000 से लेकर 50,000 तक उन्होंने फीस कर रखी है। तो फाइनेंशियल लिमिट्स होती है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो ये रियलिटी है आज की। इन सब के बावजूद भी हमें करना है, इन सब के बावजूद भी हमें करना है। पीएनसी का क्या रूल है? जीरो का मतलब जीरो टू हीरो का क्या मतलब है यहाँ पे? जीरो का मतलब नॉलेज जीरो से नहीं है। जीरो का मतलब नॉलेज आपकी जीरो नहीं है। जीरो का मतलब क्या है? आपका
डायरेक्शन जीरो है, आप सही दिशा में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। आप क्या है, सही दिशा में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, उसी का हम आज यहाँ पे रिवील करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपली एक फॉर्म बता देता हूँ, एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आएगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के लिए आएंगे। सही का 1 मार्क रहेगा, रॉन्ग के लिए 1/4 आपका कट रहेगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और सिलेबस किस पे बेस पे रहेगा, जीएनएम पोस्ट, बीएससी नर्सिंग कैरिकुलम और प्रिपेयर नर्सिंग कंसेप्ट विद एप्लीकेशंस, इन पे बेस्ड इनका सिलेबस रहेगा। पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। आपको रेंडम पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पैटर्न के आधार पे पढ़ाई करनी है, तब सिलेक्शन होगा। जैसे मैंने किया था वो बताऊंगा आपको। चलो सबसे पहले जो 100 क्वेश्चंस है वो कैसे कैसे हैं उनको समझ लेते हैं। इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है 100 क्वेश्चंस को। सेक्शन ए जिसमें कोर नर्सिंग के 60 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी जिसमें सपोर्टिंग साइंस 25 नंबर, जिसमें नर्सिंग के भी कुछ टॉपिक्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे। और सेक्शन सी 15 नंबर का रहेगा, स्कोरिंग और सपोर्ट वाले सब्जेक्ट। सबको वेटेज डिसाइड करेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे, और जो वीकनेस पॉइंट्स है उसमें एक्स्ट्रा टाइम हम देंगे कि हमें इस पॉइंट को ज्यादा टाइम देना है। तो ये सब डिसाइड करके हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 3 मंथ का एक प्लान बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे और फिर उसको रेगुलेट करेंगे। ऐसे नहीं कि प्लान बना लिया और फिर छोड़ के चले गए, क्या मतलब है फिर, ना पढ़ने का मतलब है ना वीडियो देखने का मतलब। इसलिए मैंने पहले बोला है कि ये चुपचाप लिखते रहना। अगर नहीं लिख रहे हो तो इस वीडियो को बाद में कभी भी देखो तो दोबारा देख के देखना कि सर ने क्या बताया था। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में हमें क्या करना है, हम अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। तो इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे, फाउंडेशन पढ़ेंगे, एमएसएन बेस पढ़ेंगे और डेली एमसीक्यूज करेंगे। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाओगे, पढ़ोगे कैसे, एमसीक्यूज कैसे सोल्व करोगे, एक एक एग्जांपल देके आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं। पहले बड़ी बड़ी चीजें देख लो। दूसरे मंथ में आपको क्या करना है, उन सबको कनेक्ट करना उन सब्जेक्ट के साथ में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, इमरजेंसी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सेक्शन बी और सी को पढ़ने वाले हैं। थर्ड मंथ में क्या करना है, आपको परफॉर्म करके दिखाना है, यानी उस सबका रिवीजन करना है, मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, फुल मॉक टेस्ट देने हैं और अपने एरर को पहचान के उनको ठीक करना है। समझ गए, ये हमारा पूरा प्लान रहने वाला है। पहले मंथ में ओनली लर्निंग करना है, दूसरे मंथ में उसको इंटीग्रेट करना है दोनों सब्जेक्ट को, और तीसरे मंथ में परफॉर्म करके दिखाना है सिलेक्शन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब भी तुम स्टडी स्टार्ट कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर लो। रिसोर्सेज का मतलब तुम्हारे पास नोट्स है, वीडियो है, कोचिंग है, जो भी है उसको फिक्स कर लो। एक लेयर कंसेप्ट, रिसोर्सेज, रिलायबल टीचर, बुक, कोर्स और पर्पज। मुझे समझना है, तुम्हारा पर्पज क्या है कि तुम्हें समझना है, चीजों को समझना है। ये तो पर्पज है नहीं कि तुम्हारे 100 टीचर आएंगे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं। तुम्हें जिसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तुम्हें जिसका समझाई हुई कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, उस टीचर से तुम्हें पढ़ना है और उसके साथ ही फिक्स हो जाना है। 90 डेज के लिए उसी को फिर फॉलो करना है तुम्हें। ऐसे नहीं कि कभी उधर भग रहे हो, कभी इधर भग रहे हो। मोटिवेशन सब जगह से मिलता रहेगा। टीचर एक आपको जो अच्छा लगे उससे पढ़ना। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, किसी की लैंग्वेज हमें समझ में आती है, किसी की नहीं आती है, सब मेहनत करते हैं। चलो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से कोचिंग से पढ़ना है, मुझे कौन से टीचर से पढ़ना है, मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है। जरूरी नहीं मैंने यहाँ पे कोचिंग का नाम लिया तो आपको कोचिंग करनी है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, पर एक ही बुक का यूज करना है उसमें। मेरे कहने का मतलब ये है। चलो दूसरी लेयर हम बना रहे हैं रिवीजन नोट्स। शॉर्ट हैंड रिटन स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। पर्पज क्या है, जल्दी रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि जो ग्रंथ लिखने लग गए उसके अंदर बैठ के कि इंट्रोडक्शन ये हुआ, फिर डेफिनेशन ये हुई, डेफिनेशन भी 4-5 प्रकार की डेफिनेशन लिख रहे हो। नहीं, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम नोट्स किस प्रकार से बनाते हैं। चलो 2 लेयर हमारी क्लियर हो गई। अब थर्ड लेयर है हमारी प्रैक्टिस रिसोर्सेज। पीवाईक्यूज आपको देखने हैं पुराने पेपर से, फिर आपको एमसीक्यूज देखने हैं, सोल्व करने, फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। पर्पज क्या है, एग्जाम में अप्लाई क्या हो रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं जो पढ़ रही हूं, क्या एग्जाम में वो चीजें करेक्ट है। ये सब चीजों के लिए हमने 3 लेयर बना दी यहाँ पे। पहला हमारे पास में रिसोर्सेज है,
रिसोर्सेज से हमने रिवीजन के लिए नोट्स बना लिए हैं, और उन नोट्स के आधार पे जो मैं एग्जाम के एमसीक्यूज कर रही हूँ वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलो, रिसोर्सेज का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, उनका कॉम्प्लिएशन होना चाहिए। कलेक्शन का मतलब हजारों रिसोर्सेज नहीं, जो एक है वो अच्छा हो, उसी पे डिपेंड रहो। वन ट्रस्टेड रिसोर्सेज, कंप्लीट इट, रिवाइज इट एंड प्रैक्टिस फ्रॉम इट। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं आप लोग किस सिचुएशन में पढ़ने वाले हो। अब बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी बुक उठाऊं, तो ये जवाब है तुम्हारा। क्या जवाब है? सबसे पहले उठाओ तुम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। उसके बाद तुम किस पे जाओगे? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसके बाद किस पे जाओगे? फार्मेकोलॉजी। उसके बाद किस पे जाओगे? पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद किस पे जाओगे? मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इमरजेंसी एंड मैनेजमेंट। इस तरह से तुम्हारा पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा। समझ में आ गई? अब तो कौन सी बुक उठाओगे सबसे पहले? ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहला टारगेट पूरा माउंटेन नहीं है, पहला टारगेट है चेक पॉइंट। ऐसे नहीं पहाड़ को उठा के पटक दिया कि जो मन में मर्जी आ रही है वो पढ़ रहे हो, आधे घंटे वो पढ़ा, आधे घंटे वो पढ़ा, दिन में 10 किताबें उठा के पढ़ ली। नहीं, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग अच्छे से करो। ठीक है, ये फाउंडेशन ऐसे आप लोग बनाओगे। चलो, फिर बात करते हैं हाउ टू स्टडी एनी नर्सिंग टॉपिक। आपने बुक उठा ली, अब आप उसकी स्टडी कैसे करने वाले हो? बारीक चीजें आप समझते जाना, लिखते जाना, ताकि आप लोग उस पैटर्न को, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते रहो पूरे ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन। चलो, मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे हार्ट फेलियर का। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का एक डिसऑर्डर है हार्ट फेलियर, वो हमने लिया। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो हार्ट फेलियर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हार्ट क्या करता है? पंप करता है, और वीक हो जाता है उसका पंपिंग सिस्टम। उसकी वजह से क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो रहा है हार्ट फेलियर? वाई का मतलब क्यों हो रहा है हार्ट फेलियर? जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से जो कमजोर हो गया, अरे इंजन खराब हो गया तो जो पानी है बाहर तो निकलेगा नहीं, अंदर ही अंदर रहेगा। क्या होगा उससे? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। जो इंजन पानी बाहर फेंक रहा था वो बाहर जाएगा नहीं, अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा। तो क्या होगा उससे? अब पेशेंट को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? दूसरी चीज क्या सोचोगे? पहली चीज हमने क्या सोची बीमारी के बारे में कि क्यों हो रही है। दूसरी चीज को, पेशेंट को उसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको? डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत, एडिमा होगा मतलब सूज जाएगा, फटीग होगी, और क्रेकल्स, जो उसके लंग्स पे यहाँ पे साउंड सुनोगे तो क्रेकल साउंड वहां पे सुनाई देंगे। ये चार चीजें हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो। चार चीजें हमने देख ली। क्या देखा? सबसे पहले क्यों हो रहा है, फिर देखा हमने पेशेंट में इसका क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है, फिर रोल आता है नर्सेज का कि अब नर्स को इसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, क्या ऑक्सीजन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या इसका आयु चार्ट यानी इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेली इसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वाइटल्स मॉनिटर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये हम सोचेंगे। अब क्यों करेंगे? कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा, तो हमें जाहिर सी बात है करना चाहिए। उसका यूरिन आउटपुट भी हमें चेक करना है कि कितना पानी पी रहा है, कितना वापस निकाल रहा है, क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो पानी अंदर का अंदर ही भरा पड़ा है उसके अंदर। ठीक है, तो वेट की वजह से हमें पता चलेगा। अब उसको इस कंडीशन में कौन सी ड्रग दी जाए? हमारे शरीर में जब भी पानी बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? पानी को निकालने की कोशिश करेंगे, तो गले में से हाथ डाल के तो उल्टी तो करवाओगे नहीं, यूरिन के थ्रू उसको पास आउट करेंगे। तो थर्ड चीज क्या है कि उसको कौन सी ड्रग दी जाएगी? हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? हार्ट फेलियर के बारे में। क्या किया हमने? सबसे पहले इसका कारण पता किया क्यों हो रहा है, फिर हम पेशेंट की ओर देख के गए कि पेशेंट को इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम एज ए नर्स सोच रहे हैं कि हमें हमारी प्रायोरिटी क्या क्या है, कौन सी पोजीशन देनी है, ऑक्सीजन देना है नहीं देना है, चार्ट करना है तो क्यों करना है, वेट चेक करना है तो क्यों करना है। फिर आते हैं ड्रग्स के बारे में, उसको कौन सी ड्रग दी जाए ऐसी कि वो ठीक हो जाए, उसका जो आउटपुट है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? उसको डायूरेटिक देंगे। डायूरेटिक मतलब लेसिक, जिसको फ्यूरिसेमाइड भी बोलते हैं, वो देंगे। अब इस ड्रग को देते टाइम हमें किसको मॉनिटर करना है? पोटेशियम को मॉनिटर करना है। अब वो क्यों करना है डिटेल में आप जब पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। चलो,
ये हमारी जिम्मेदारी होगी ड्रग वाली भी, कि हम कौन सी ड्रग दे रहे हैं, उसकी वजह से उस पर क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं। फिर एमसीक्यू, अप्लाई कंसेप्ट इन क्लिनिकल स्टेम, हमने पढ़ लिया एक सीरियल वाइज, अब मैं एमसीक्यू सोल्व कर रहा हूं इसके। अब एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे सोल्व करोगे वो भी हम आगे देखने वाले हैं। स्टडी मीन्स कंसेप्ट को पेशेंट के डिसीजन में कन्वर्ट करना है। हम एज ए नर्सिंग ऑफिसर हैं, स्टाफ नर्स है, हमारा क्या काम है, पेशेंट की केयर करना। डॉक्टर जैसा हमारा कोई काम नहीं है, पेशेंट की केयर करना। तो पेशेंट की केयर में हमारी क्या प्रायोरिटी है, हमेशा हमको ये सोचना है, हमेशा हमको ये सोचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया कि किस तरह से आप टॉपिक पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं? बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो नोट्स बनाना ही नहीं जानते भी। नोट्स किसे कहते हैं वो ही नहीं जानते, बेसिक्स ही नहीं समझते उसके। तो हम नोट्स कैसे बनाते हैं मैं इस पूरे ड्यूरेशन में आपको बताने वाला हूँ। पेन कॉपी लेके इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। नोट्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले खराब नोट्स जो बना रहे हो तुम लोग, टेक्स्ट बुक की कॉपी कर दी, टेक्स्ट बुक की कॉपी कर दी, पूरी बुक उठाई इतनी मोटी सारी, और उसमें से सारी लाइनें लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, 2 साल तक उसको ही खराब कर दिया लिखते लिखते। वैसे नहीं करना। 5-6 पेज एक स्मॉल टॉपिक के लिए तुम लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। नहीं, कंसेप्ट समझ लिया आपने, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एरो नहीं लगाई है, कोई भी ट्रेप नहीं लिखा वहां पे कि मैं कहाँ फंस सकता हूँ, स्टार मार्क नहीं किया है, हाइलाइटर नहीं लगाए हैं, तो ये भी कोई अच्छे नोट्स की निशानी नहीं है। रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है नोट्स में, वो भी अच्छे नोट्स नहीं है। और एग्जाम के क्लोज आने पर यूजलेस लगते हैं कि भाई ये क्या लिखा है मैंने, ये तो कुछ ना आ रहा है इसमें तो पेपर में से, ठीक है। वैसे नोट्स भी नहीं होने चाहिए। तो आपको पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग कोच के स्मार्ट नोट्स कैसे होने चाहिए, वो आपको एक सलाह है। एक पेज में एक टॉपिक की समरी होनी चाहिए, एरोज होने चाहिए उसके अंदर, क्लिनिकल फीचर्स जो ग्रुप्ड हैं वो होने चाहिए उसके अंदर, कि पहला कौन सा आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा कौन सा आ रहा है, टोटल कितने हैं, लास्ट में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटीज में क्या है, ये कैसे हुआ, ये सब उसमें होना चाहिए। नर्सिंग प्रायोरिटी हाईलाइटेड होनी चाहिए, और एग्जाम ट्रेप होना चाहिए, और 5 सेकंड का उसमें लास्ट में एक रिकॉल बना हुआ होना चाहिए। तो कैसे बनाना है सर, एक एग्जाम्पल दो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एनाटोमी हम समझते हैं नोट्स की। एनाटोमी का मतलब क्या होता है कि हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे 1-2 लाइन की, फिर उसका मैकेनिज्म लिखेंगे एरोज और फ्लोज के थ्रू, फिर फीचर्स लिखेंगे, की क्लिनिकल साइन सिम्टम जिसको बोलते हैं, फिर नर्सिंग प्रायोरिटी, व्हाट नर्स डज फर्स्ट इन दिस केस, फिर एग्जाम ट्रेप, यानी आपका उसमें कॉमन कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तब मैं इसमें यहाँ पे फंस रहा हूँ, वो ट्रेप आपको लिखना है कि भाई ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और 5 सेकंड का लास्ट में एक अनफॉरगेटेबल लाइन, या आप बोल सकते हो ट्रिक, टिप्स, निमोनिक्स वगैरह कुछ भी वहां पे ऐड कर सकते हो। चलो अब बनाते हैं एक नोट। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे हार्ट फेलियर का ही, कि हम हार्ट फेलियर का नोट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हार्ट फेलियर लिखेंगे, और उसका मैकेनिज्म या डेफिनेशन भी तुम इसको बोल सकते हो। पंप फेलियर, जो हार्ट का क्या काम होता है, पंप करता है, और उसका फेल हो जाने यानी बंद होना, तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फ्लूइड का बैकअप लंग्स और लेग के थ्रू होने लग जाएगा, मतलब उसमें जाने लग जाएगा। फिर क्या रहेगा, क्लिनिकल, हमें क्या साइन सिम्टम उसमें देखने को मिलेंगे, डिस्निया, एडिमा, फटीग, क्रेकल्स, वेट गेन। अब ये क्यों हो रहा है वो डिटेल में आप जब पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा, बस आपको नोट्स में इतना सा ही लिखना है। डिटेल आप जब पढ़ोगे समझोगे तब आपको पता होना चाहिए। आप नोट्स को बार बार 1-1 2-2 महीने में रिवाइज करते रहो, कभी नहीं भूलोगे। वहां पे सारी चीजें लिख दोगे, एडिमा किसको कहते हैं, क्रेकल्स किसको कहते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी आपके पूरे नोट्स में आएंगी। जब आप पढ़ोगे सारी टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह लिखी हुई रहेगी, तो आपको कहीं हर जगह घुसेड़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। उसके बाद नर्सिंग प्रायोरिटीज क्या क्या होने वाली है उसके अंदर, कि ऐसा कोई पेशेंट आता है तो उसको आपको हाई फाउलर्स पोजीशन देनी है, ऑक्सीजन देनी है अगर उसको जरूरत हो तो, और आयो चार्टिंग उसकी करनी है, और डेली उसका वेट करना है। ये हमारी नर्सिंग प्रायोरिटीज हो गई, इस केस में वो लिखनी है। फिर ड्रग्स का क्या लिंक है, वहां पे कौन कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं उस टॉपिक से, उनका क्या लिंक है, उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से क्या लिंक है। सबसे पहले डायूरेटिक्स दे रहे हैं उसको, तो यूरिन आउटपुट को ये बढ़ाती है, और
हमें क्या करना है, पोटेशियम को मॉनिटर करना है और डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है। अब एग्जाम ट्रेप कैसे लिखते हैं, सडन वेट गेन बराबर फ्लूइड रिटेंशन नॉट नॉर्मल रिकवरी। एग्जाम में यही पूछने वाला है आपसे कि कोई पेशेंट है, उसका सडन वेट गेन होने लग गया, या तुम जब उसका वेट कर रहे थे तो पहले इतना था फिर इतना हो गया, वहां पे आपको क्लिक करना है, भाई ये तो हार्ट फेलियर का केस है, इसका वेट क्यों बढ़ रहा है, रिटेंशन हो रहा है। तो ये वहां पे आपको ध्यान रखना है कि सडन वेट गेन होगा और उसका फ्लूइड का रिटेंशन रहेगा। 5 सेकंड का रिकॉल लिखो उसके अंदर, हार्ट फेल, फ्लूइड बैकअप सर, बैकअप्स, अप, ब्रीथ और वेट फर्स्ट, ऐसे करके लिख लो, तुम्हें याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हारे नोट्स बने हुए होने चाहिए। मैंने एक टॉपिक का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, बाकी आपके नोट्स आपके अकॉर्डिंग अच्छे और बना सकते हो, और भी अच्छे नोट्स बन सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि इस टाइप की चीजें आपके वहां पे होनी चाहिए। एग्जाम्पल एक फार्मा का नोट्स का हम बात करते हैं और इंजेक्शन का नाम लेते हैं यहाँ पे फुरोसेमाइड, यानी जो लेसिक्स भी बोलते हैं जिसको। डोंट स्टडी ड्रग एज ए रैंडम नेम लाइक ड्रग डिजीज और नर्सिंग मॉनिटरिंग, ऐसे पढ़ना है हमें, ऐसे रैंडम नाम से नहीं पढ़ना। लेसिक्स ठीक है, वैसे नहीं पढ़ना। क्या करना है, ड्रग को लिंक करो उस डिसऑर्डर से, और उसमें नर्सिंग को क्या मॉनिटर करना है वो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर लिख के चले गए, आपको मॉनिटर क्या करना है वो पता होना चाहिए। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास लिखना है ड्रग का कौन सा है, लूप डायूरेटिक। फुरोसेमाइड कौन सी क्लास की है, लूप डायूरेटिक। इसका एक्शन क्या होता है, रिमूव्स एक्सेसिव फ्लूइड, बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ गया तो उसको बाहर निकालना, यानी कार्डिक आउटपुट बढ़ा के या जो भी करके वो बाहर निकाल देता है। यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर, एडिमा के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, कहाँ यूज हो गया। फिर बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं, पोटेशियम का लॉस करवाता है और डिहाइड्रेशन भी इसकी वजह से हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि मॉनिटरिंग करनी है किसकी, पोटेशियम की, कि भाई इसकी वजह से पोटेशियम का लॉस भी हो सकता है। अब मॉनिटरिंग कैसे करोगे पोटेशियम की, भाई तुम्हें उसकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए कि 3.5 से 5.1 इसकी नॉर्मल वैल्यू हो रही है, और इसको लेसिक्स दे रहे हैं तो कहीं 2 पे तो नहीं आ गया। ये आपकी मॉनिटरिंग हो गई। तो किसको मॉनिटर करोगे, पोटेशियम को, ये लिखना है। अब ट्रेप कहाँ फंस रहे हो आप इसमें, वीकनेस बराबर हाइपोकेलेमिया क्लू, वीकनेस बराबर हाइपोकेलेमिया क्लू, वहां पे दिया जाएगा आपको, वहीं पे ट्रेप है आपका, वो वाला ट्रेप है आपका। तो 5 सेकंड में इसको रिकॉल कैसे करोगे, फुरेसेमाइड, पोटेशियम इसमें देखते हैं और प्लस हो जाता है, मतलब पोटेशियम बाहर निकलता रहता है, तो आपको पोटेशियम मॉनिटर करना है कि कहीं उसका कम तो नहीं होगा। इस तरह से आपके फार्मा के नोट्स होने चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आपका स्टेम्प होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या देखना है आपको, स्टेम्प, पूरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी, आपको क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं आगे जाके। हमने नोट्स बना लिए, हमने पढ़ाई कर ली, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन सोल्व करने पे। सबसे पहला क्या देखेंगे, स्टेम। क्वेश्चन को समझना है आपको, 2 बार पढ़ो तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कोई वर्ड तो नहीं है उसके अंदर, इसको जरूर से देखना है। जब भी हम पेपर करते हैं, स्ट्रेटेजिक जो वर्ड होता है, एक्सेप्ट होता है, फर्स्ट होता है, लास्ट होता है, लीस्ट होता है, नॉट कॉमन होता है, वो सब चीजें हमें देखनी है उस क्वेश्चन में। अगर है प्रेजेंट तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर उसका चेंज होना है। तो फर्स्ट, प्रायोरिटी, बेस्ट, एक्सेप्ट, ये सब चीजें आपको देखनी है। अब ऑप्शंस देखना है, हर ऑप्शन को एक एक करके एलिमिनेट करते जाओ। कभी कभार क्या होता है, हमें अगर किसी क्वेश्चन का राइट आंसर पता नहीं है ना, तो हम रोंग को एलिमिनेट करके भी उसका राइट आंसर पता लगा लेते हैं, अगर उसके बारे में रोंग पता हो तो। इसको करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में, तो आपका तीसरा सही नहीं है भाई, पहला भी सही नहीं है, इन दोनों में से कंफ्यूजन है, फोर्थ को कट कर दिया, 2 लगा दिया। फिर आते हैं कमिट, आंसर पहले खुद चूज करो, आंसर पहले खुद चूज करो, उसके बाद सॉल्यूशंस देखो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, एक्सप्लेनेशन से थिंकिंग करेक्ट करो। आपने कोई भी क्वेश्चन किया है वो आपका सही हुआ है या गलत हुआ है, आपने जो कमेंट किया वो ठीक है। उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाएगा आपका, तो आप उसको मैं बात कर रहा हूँ मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, तो उसके बाद में आपको सॉल्यूशन पे, आपने क्वेश्चन पढ़ने में अगर 30 सेकेंड लगाए हैं, तो उसके सॉल्यूशंस को पढ़ने में, उसका कंसेप्ट क्लियर करने में कम से कम तुम्हें 2 से 3 मिनट लगाने हैं उस क्वेश्चन को दोबारा से समझने के लिए। तब तुम्हारा बेस अच्छा होगा, वो क्वेश्चन तुम्हारा लाइफ में कभी
गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं एमसीक्यू का, अप्लाई फार्मेकोलॉजी इन नर्सिंग। तो किस प्रकार से हम उसको अप्लाई करते हैं, देखो, ए पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज रिसीविंग furosemide, द पेशेंट कंप्लेन ऑफ मसल्स वीकनेस, व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर फर्स्ट, व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर फर्स्ट। जल्दी से सोचो क्या आंसर होगा इसका, और कमेंट बॉक्स में लिखो अभी से, अभी मैंने पढ़ाया है तुम्हें, है ना, बताना है तुम्हें। ब्लड ग्लूकोज ए, सीरम पोटेशियम बी, बॉडी टेम्परेचर, और डी प्यूपल साइज। क्या देखेगी नर्स सबसे पहले, कमेंट करो जल्दी से वीडियो को पॉज करके, फिर आगे आंसर देखते हैं हम इसका। चलो देख लिया होगा, कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं, अब पीएनसी स्मार्ट सॉल्यूशंस जो टेस्ट सीरीज में होते हैं वो कैसे होते हैं वो देख लो आप। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेलिंग का वो वीडियो नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्प लगे, मेरे को जो कमियां लगती थी मेरे टाइम में वो आपको उनको सुधार कर पाओ, ये मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बात नहीं है। हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले करेक्ट आंसर क्या था, सीरम पोटेशियम लेवल देखते हैं। क्यों सही था ये, फ्यूरिसेमाइड एक लूप डाययूरेटिक है, पोटेशियम लॉस करवाती है जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती है। अरे पोटेशियम के पढ़ा होगा ना आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट में, पोटेशियम अगर कम हो रहा है तो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये रीजन हो गया कि क्यों सही था। अब देखना है कि तीन अदर गलत क्यों थे, रॉन्ग क्यों थे। ग्लूकोज, टेम्परेचर, पीपल साइज आर नॉट फर्स्ट कंसर्न ड्यू टू ड्रग। इस ड्रग से इन तीनों का कोई भी लेना देना ही नहीं था, इस वजह से वो तीनों रॉन्ग थे। उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा यहाँ पे, लूप डायरेक्टिक इंक्रीज यूरिन आउटपुट कैन कोज इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जिसमें पोटेशियम सबसे ऊपर होता है। एग्जाम का ट्रेप क्या होगा, एग्जाम हाइड्स हाइपोकेलिमिया। अब यहाँ पे कहीं हाइपोकेलिमिया दिखा था तुम्हें एग्जाम में, यहाँ पे उसने बोला कि मसल्स वीकनेस, तो डोंट मिस द ड्रग क्लू, डोंट मिस द ड्रग क्लू। हाइपोकेलिमिया हो रहा है तुम्हें पता है, उसकी वजह से वीकनेस आती है, अब वीकनेस दे दिया तो हाइपोकेलिमिया के ऊपर चले जाओ सीधा ही, ठीक है। इस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाएगा। तो 5 सेकंड का वापस से रिकॉल करोगे, उस सॉल्यूशन के अंदर फ्यूरिसेमाइड पोटेशियम प्लस बाय दिस weakness is present there. Okay, now wrong MCQ नोटबुक। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो तैयारी कर रहे हो उस टाइम आपको क्या करना है, एक रॉन्ग एमसीक्यूज का एक बुक बनाना है आपको। क्या बनाना है, रॉन्ग एमसीक्यू नोटबुक ले लेना, आज ही खरीद लेना और बनाना जरूर, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वरना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 100 पोस्टें हैं, 50,000 लोग 20,000 लोग एग्जाम देते हैं, तो आप लोग उनसे अलग करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको इंस्टीट्यूट लेगा वहां पे। तो आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे पूरे उसकी, मैंने इसका एक पीडीएफ बना रखा है, तो मैं उस पीडीएफ को हमेशा फिल करता था एग्जाम से पहले, 20 पीडीएफ कम से कम मैं फिल करता था। सबसे पहले क्या आपने जो पहला क्वेश्चन किया, क्या उसके कंसेप्ट में कहीं एरर था, इसकी वजह से आपका गलत हुआ, या रिकॉल आप नहीं कर पाए, उसको पढ़ रखा था पर याद नहीं आया। बुधवार बोलते नहीं हो क्या, सर मुझे तो पढ़ तो रखा था, मैंने 4-5 बार पढ़ा था पर याद ही नहीं आया, तो क्या कमजोरी थी आपकी वहां पे, आप रिकॉल से नहीं कर पा रहे हो। फिर कंफ्यूजन, सर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, फिर तुक्का मार दिया, तो 2 ऑप्शन में था और अटक गए। सिली मिस्टेक, क्या थी, सिली मिस्टेक। आप ये एक पीडीएफ दूंगा मैं आपको, उसकी सारणी बनाओगे, यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर लिखे रहेंगे, फिर आपको ये सब चीजें फिल करनी है उसके अंदर, जो आपके रॉन्ग हुए हैं उन क्वेश्चंस की ये सब चीजें आपको फिल करनी है, फिर एक एनालिसिस निकालेंगे हम उससे, ठीक है। सिली मिस्टेक्स के बारे में देखना है, एक्सेप्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, सर हमने तो एक्सेप्ट देखना भूल गए, हम तो प्रायोरिटी देखना भूल गए, अब क्या करें, ऐसे नहीं करना है। और गेस एरर, नॉलेज के बिना गेस कर लिया भाई, तुक्का मार के आ गए, सीधी सीधी बात है, तुम्हें कुछ आता पता ही नहीं था उस क्वेश्चन के बारे में और लगा दिया तीर में तुक्का। इंजेक्शन ड्रायोटिन किसके लिए यूज किया जाता है, कभी पढ़ा नहीं देखा नहीं, पर लगा दिया कुछ भी किसके लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे नहीं करना, जो तुम्हें पता है उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसका क्या रहेगा, जैसे कंसेप्ट ही सही नहीं था कि फ्यूरिसेमाइड क्या होती है मुझे पता ही नहीं था,
आर मतलब मैं उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाया कि फुरुसेमाइड क्या होती है, लूप डायूरेटिक होती है और हाइपोकेलेमिया करवाती है, और हमें इसमें पोटेशियम की मॉनिटरिंग करनी होती है। एक रिकॉल का प्रोसेस होता है जो हमें एग्जाम देते टाइम पता होना चाहिए। तो आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सर वी वांट आई वांट पीडीएफ और दिस सॉल्यूशन टाइप। तो हमें इस टाइप का सॉल्यूशन जरूर से करना है ताकि हमारे 15-20 क्वेश्चन जो भी गलत हो रहे हैं हमें उसकी रूट पता चल सके। वरना ऐसे टाइम पास करते रहोगे, 90 मिनट का पेपर चल रहा है वहां पे, टाइम को भगाते भगाते 20 मिनट में पेपर सोल्व किया, खाना खाना, ये करना है, पढ़ना है, वो नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, 40% आपकी स्टडी और 60% आपके एमसीक्यूज, ये सिलेक्शन करवाते हैं आपको। 60% बन गए तो तुम्हारा सिलेक्शन वहीं पे हो जाएगा। तो एमसीक्यूज पे हमेशा फोकस करना, एनालिसिस पे फोकस करना जब भी करो। चलो आगे हम बात करते हैं। 2 आवर्स आपके मॉक टेस्ट ज्यादा वैल्यूबल है, कभी कभी उसका 2 आवर्स एनालिसिस भी करना पड़ता है। मेरा हमेशा मोटिव ये रहा है कि बच्चे को मैं हमेशा समझाऊं कि बेटा मॉक टेस्ट को इम्पोर्टेंस दो, मॉक टेस्ट ही आपका सिलेक्शन करवाएगा। मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपका 90 मिनट का मॉक टेस्ट था और सर ने बोला था मॉक टेस्ट देना है, मैंने इसको 20 मिनट में खत्म कर दिया, पता नहीं मेरे 25 गलत हुए थे, 30 गलत हुए थे, मैंने तो छोड़ दिया, कम से कम 50 तो आए मेरे। नहीं, बच्चे ऐसे नहीं करना है। वो गलत क्यों हुए, एक एक क्वेश्चन पे 10-10 हजार बच्चे निकलते हैं, हजार हजार बच्चे निकलते हैं, तो एक नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, फिर क्लासिफाई एरर जो भी मैंने बताया था कि क्या अपना एरर था, फिर उसके बाद उस टॉपिक को रिवाइज करना है और फिर दोबारा टेस्ट देना है, फिर दोबारा टेस्ट देना है। ये होता है प्रॉपर मॉक टेस्ट का फॉर्मेट, और इसको ही फॉलो करता था मैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए, ऐसे टाइम पास करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं। 2 आवर का मॉक टेस्ट वैल्यूबल नहीं होता, कभी कभी 2 आवर का एनालिसिस वैल्यूबल होता है। चलो आगे हम बात करते हैं अब। मॉक टेस्ट जो था उसका एनालिसिस शीट हमने बना लिया कि हमारा स्कोर हुआ था 58, हमने अटेम्प्ट किए थे 86, हमारी एक्यूरेसी है 67, नेगेटिव थे, उसकी वजह से 7 लॉस हो गए। कंसेप्ट में एरर था हमारा 40%, रिकॉल नहीं करे 9%, कंफ्यूजन था 7% और सिली मिस्टेक थी 5%। तो उन सबको आपको ठीक करना है। हमारा क्या है, नेक्स्ट वीक हमारा क्या गोल होना चाहिए कि रिकॉल को रिड्यूस करूं, सिली एरर्स को बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट ग्रांड मॉक। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे पहले वाला रिजल्ट आपको रखना है। नेक्स्ट भी अगर तुम कंसेप्ट में एरर कर रहे हो, नेक्स्ट वीक तुम्हारे 16 हो रहे हैं, रिकॉल तुम्हारे 8 हो रहे हैं, कंफ्यूजन में तुम फिर भी 9 में जा रहे हो, और सिली मिस्टेक बार बार करते जा रहे हो। अगर ये तुम्हारा बढ़ता हुआ जाएगा, तुम्हारा जिंदगी में कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। इसको फॉलो करना, वीकली देखना तुम्हारी ये सब चीजें, देखना ये सब तुम्हारी चीजें वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगी, वहां पे तुम्हें देखने को मिलेगी। चलो प्रैक्टिकल स्टडी प्लान में आपको बता देता हूँ, जो एक कॉमन नर्सिंग स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, फालतू का प्लान नहीं बताऊंगा मैं आपको। फुल टाइम स्टूडेंट जो फ्री है, बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए ही फ्री है और कुछ नहीं करना उसको, उसको क्या करना है, 3 आवर कंसेप्ट क्लियर करने हैं, 2 आवर का रिवीजन और सेकंड सब्जेक्ट के लिए रखना है, और 1.2 आवर एमसीक्यूज के लिए रखना है, और 45 मिनट ईयर रिवीजन के लिए रखना है। डेली का शेड्यूल है ये, किसका शेड्यूल है ये, डेली का आपका ये शेड्यूल होना चाहिए। और टारगेट 6 से 7 घंटे इफेक्टिव। पढ़ तो रहे हो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, पर याद तुम्हें कुछ ना हो रहा, तो इफेक्टिव का मतलब है जो पढ़ रहे हो इफेक्टिव होना चाहिए आपका, 6 से 8 घंटे। अब जिनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है वो क्या करें सर, तो वो क्या करोगे, सुबह ड्यूटी जाने से पहले लगभग 1.5 से 2 घंटे पढ़ो कंसेप्ट के, कभी ब्रेक मिले तो उसको रिकॉल, एक नोटबुक रखो तो उसको रिकॉल करो, और ड्यूटी के बाद में 60 मिनट एमसीक्यूज करो, रिवीजन करो, और जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन टेस्ट दो और उसका एनालिसिस करो। ये रहता है जो जॉब कर रहे हैं बच्चे और जिनको 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। अब किसी किसी की 12 घंटे की शिफ्ट होती है, और फैमिली टाइम, बच्चा भी तो देखना होता है, मदर्स को कभी कभी पिताजी को भी देखना पड़ता है, तो वो लोग क्या करेंगे, ड्यूटी डे मेंटेन ओनली,
ड्यूटी डे पे ड्यूटी डे मेंटेन करना है, 30 से 45 मिनट का रिवीजन और 20 क्वेश्चंस कम से कम वहां पे करो। ड्यूटी पे जाके भी ये चीजें कर सकते हो। ऑफ डे पे आपको क्या करना है, एडवांस प्रैक्टिस करनी है आपको 45 45 और 30 मिनट के टाइम शेड्यूल में। अरे मेरा बच्चा रो रहा है तो 30 मिनट तो चुप होता है, कभी तो सोता है वो, तब जाके पढ़ने लग जाओ चुपके से। 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 3 3 वहां पे घंटे आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो आपके 3 आवर्स हो गए, यहाँ पे पढ़ सकते हो, चाहो तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहना ही पड़ेगा। चलो, क्या ये प्रिपरेशन हमारी रियल लाइफ में हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इफ मनी लिमिटेड एक्सपेंसिव ऑफलाइन कोचिंग इज नॉट कंपल्सरी। आपके साथ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास पैसा ही नहीं है 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये देने के लिए कोचिंग को। तो क्या आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो? अगर पैसा कम है तो एक्सपेंसिव कोचिंग लेना जरूरी नहीं है। मिनिमम सिस्टम से भी आप काम चला सकते हो। वन रिलायबल कंसेप्ट सोर्स, शॉर्ट नोट्स, क्वालिटी एमसीक्यूज, मॉक एनालिसिस और कंसिस्टेंट रिवीजन, ये सब तो तुम कर सकते हो। ये तो तुम्हें फ्री में भी कहीं मिल जाएगा या कुछ पैसे में आपको कहीं मिल जाएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। तुम कब फेल हो जाते हो? डू नॉट डिलीट योर ऑल प्रिपरेशन। डायग्नोसिस, कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, एमसीक्यूज को एक्सप्लोर कर रहे हो, ऊपर बहुत लो रह रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हो, इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना पहले से ही फेल समझ के बैठो अपने आप को। तो आपका वीकली स्कोर कार्ड लिखो यहाँ पे कि मैंने क्या क्या इस वीक में स्कोर किया और उसको चेक करना है। उसके अलावा जीरो जीरो वाले क्या करेंगे, एक सोर्स रखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और स्मार्ट नोट्स बनाएंगे उसके। एमसीक्यूज में आपको क्या करना है, स्मार्ट सॉल्यूशंस देखने हैं, रॉन्ग बुक बनानी है और रिवीजन करना है, ये सब चीजें फॉलो करना। सब्जेक्ट टेस्ट में क्या करना है, आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है और एग्जाम रेडी उसको बनाना है कि हमें एग्जाम देने के लिए रेडी हूं, मुझसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। नो मैजिक, नो 15 आवर टाइम टेबल, नो 50 रिसोर्सेज। सिलेक्शन के लिए कोई भी मैजिक नहीं होता है। ना आप 15 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, ना आप 50 रिसोर्सेज से सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन एक आपका स्मार्ट वे में होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलो। यू डोंट नीड ए परफेक्ट स्टार्ट, यू नीड द राइट सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका, कि तुम्हें एक परफेक्ट स्टार्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक राइट सिस्टम की जरूरत है। ऐसे तो सोचते रहोगे कि पढ़ना है, एक परफेक्ट सिस्टम आएगा तब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको एक राइट सिस्टम मैंने यहाँ पे दे दिया है, उस सिस्टम को फॉलो करो, आज से पढ़ने लग जाओ। हैंड रिटन नोट्स नहीं है आपके पास में, कमेंट में लिखो कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा अपने को उस नोट्स से भी अपने नोट्स निकालने हैं। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज और अपडेट आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से लाता रहूंगा। चलो, आपका कौन सा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इनमें से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपका कोई भी साथी जीआईएमएस स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर से शेयर करना। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, इसी तरह से जुड़े रहिए हमसे।